तो आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी का। जो भी स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बीए में है यानी बैचलर्स में है, मास्टर्स में है, और या फिर फिलॉसफी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो है टॉपिक वाइज मेनली कवर करेंगे, लेकिन आपको समझ में आए इस वजह से ये चैप्टर लिखा गया है। ये चैप्टर 1 है, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉजिक। जो लॉजिक होता है उसके बारे में आपको इन डिटेल इसमें बात करनी है, क्योंकि मेनली आपका देखो ये जो बुक रहेगी आपकी टॉपिक वाइज, तो फिलॉसफी में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर इम्पोर्टेंस है तो इसमें किस तरीके से चीज़ें हैं वो सब आप इसमें कवर करोगे। ये पूरी जो क्लास है, क्लास मीन्स इसमें सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड ही कवर किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम है मतलब जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लिए बेनिफिट है, इंग्लिश मीडियम के लिए उनके लिए भी बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि लॉजिक क्या होता है। ठीक है, लॉजिक क्या है, तो लॉजिक का ही हमारा चैप्टर है। लॉजिक क्या होता है नॉर्मली, आप बताइए मुझे लॉजिक क्या होता है। तो देखो लॉजिक में कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि किसी भी सिस्टमैटिक या मतलब कुछ भी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, उस चीज़ को लॉजिक कहा जाता है, या किसी एक वैलिड पॉइंट पर आके साइंटिफिकली प्रूवन हो जाए उसे लॉजिक कहा जाता है। मतलब कोई भी हमारे बात जो हम तर्क वितर्क करते हैं उसको लॉजिक कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, देखिए लॉजिक को अगर तुम फिलॉसफी के रूप में समझोगे तो देयर इज अ सिस्टमैटिक स्टडी of principles and criteria of valid interference and demonstrations, which involves the arguments analysis, कि भाई वो किस तरह से एनालिसिस किया गया है। अब देखोगे बहुत फेमस फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल। एक्चुअली में तो अरिस्टोटल हर ही मतलब एवरी सेगमेंट में उनका नाम है, फेमस है, हर सेगमेंट में उनको जाना जाता है। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो उसमें भी उन्होंने कई सारी अपनी थ्योरीज दी हैं, और यहाँ पे फिलॉसफी की बात करें तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी हैं। तो फिलहाल अगर हम थ्योरीज पे जाएं तो लॉजिक के ऊपर अगर बात करें, लॉजिक क्या होता है। लॉजिक एक सिस्टमैटिक स्टडी है, अभी तक आपको तो पता चल गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। लॉजिक में हम ये भी जानना, देखो ये भी पता होना चाहिए कि लॉजिक जो है ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है। लॉजिक जो है लोगोस से लिया गया है। अब लोगोस का क्या मतलब होता है, तो लोगोस का जो मतलब होता है वो भी अपने आप में एक थॉट्स होते हैं। और यहाँ पर लॉजिक की अगर वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ लॉज ऑफ थॉट्स। कई सारे थॉट्स का लॉ होता है, साथ ही कई सारे रूल्स को उनको रीजनिंग करके बताया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट के। तो देखा जाए तो लॉजिक को अगर आप डिफाइन करो तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कि आपके तर्क वितर्क को भी उल्टा कर सकती हैं। तो लॉजिक को और अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल हम जान लेते हैं कितने टाइप्स के लॉजिक होते हैं। फॉर्मल होता है एंड मटेरियल होता है, विच इज़ इन इग्नू बुक। इग्नू बुक में है ये फॉर्मल एंड, वैसे तो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के होते हैं लॉजिक अगर पूरा फिलोसफिकली तरीके से देखा जाए तो। बट यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल एंड मटेरियल है। अब यहाँ पे फॉर्मल लॉजिक क्या होता है, देखिए फॉर्मल लॉजिक होते हैं फॉर्मेलिटी के वाले। फॉर्मेलिटी में मतलब जैसे अगर मान लो अरिस्टोटल है, उन्होंने कुछ कहा, कुछ एक सेंटेंस कहा, जैसे पृथ्वी गोल है, किसी ने अगर ये कहा भाई वो गोल है लेकिन क्यों है गोल, उसके क्या साइंटिफिक या क्या तर्क वितर्क है, या क्या उसका जो है आर्ग्यूमेंट है, या कुछ तो ऐसा होगा जो उसको प्रूव करता होगा कि हाँ पृथ्वी गोल है, तो फॉर दैट वो एक फॉर्मल में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी प्रचलन है, आपने भी सुना होगा, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, जो कि अशुभ होता है। तो अब वो जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, अब ये अशुभ कैसे हुआ, इसका कोई लॉजिक है नहीं, पर है तो ये लॉजिक क्योंकि प्रथा पहले से, प्रथा भी नहीं है ये लॉजिक, किसी मतलब किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ तो उसने लॉजिक लगाया, अरे नहीं ये काली बिल्ली ने रास्ता काटा था तो काली, इट इज़ इनफॉर्मल जो मैं बता रही हूँ। तो काली बिल्ली वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो इनफॉर्मल के अंदर आता है, और ये वाला जो आर्ग्यूमेंट आता है ये फॉर्मल के अंदर आता है, जिसमें आपके पास कोई प्रूवन स्टडी होती है।
अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब यहाँ पे सुकराट है, इज अ ह्यूमन। जो सुकरात है ये भी जो थे अरिस्टोटल के शिष्य थे, इन्होंने भी कई सारी अपनी थ्योरीज लिखी थी। तो अब यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है लॉजिक के रूप में देखें तो, फॉर्मल लॉजिक, तो देयरफॉर सुकरात इज इमॉर्टल। देखो भाई ह्यूमन है एक तरीके से, ऑल ह्यूमंस जो हैं अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि मॉर्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे सुकरेट जो है वो भी एक ह्यूमन है, तो इस तरीके से सुकरेट जो है वो मॉर्टल है। तो ये एक कंक्लूजन निकल के आता है। देन वी हैव मटेरियल लॉजिक। अब इसमें क्या होता है, इट इवैल्यूएट्स द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट। इन मटेरियल लॉजिक वी कैन जज द ट्रूथ और falsity of conclusion only when we understand what the argument is about। तो देखो इट इज इजी टू वेरीफाई, तो फॉर्मल में इट इज, देखो कोई भी तरह की आर्ग्यूमेंट आ सकती है। मैंने जैसे कहा कि प्रूवन अगर होगा तो ही वो फॉर्मल में माना जाएगा, लेकिन मटेरियल में क्या माना जाएगा, उसके ऊपर कोई ट्रूथ या कोई बेस्ड स्टडीज या कोई ऐसा प्रूवन डॉक्यूमेंट है जिसको एक्सेप्ट करना सभी के लिए आसान हो, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ मटेरियल लॉजिक। अब जैसे इसका एग्जांपल समझ लो, एवरी टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड स्वान्स दे हैव बीन वाइट। तो मतलब इसको अगर हिंदी में समझोगे तो जब भी हमने ऑब्जर्व किया तो स्वान जो थे वो वाइट हैं, देयरफॉर ऑल स्वान्स आर प्रोबेबली वाइट। तो इस तरीके से जो सारे स्वान्स होते हैं वो वाइट होते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी का रखा गया है, विच मीन्स इज नॉट कंप्लीटली श्योर। तो यही हमारा मटेरियलिस्टिक लॉजिक आता है। देन देर इज, अच्छा देखो आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आएंगे लॉजिक से रिलेटेड, फॉर इट इज़ द बेसिक ऑफ लॉजिक। बेसिक अगर आपको समझ में आता है लॉजिक का, देन यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइंस ऑफ द नॉलेज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, देखो लॉजिक में ना आपको साइंस है या ये आर्ट है, सबसे मेन एक क्वेश्चन जो उठकर आता है। तो अभी आपको अगर समझना है तो पुराने ज़माने में जाएंगे, जो साइंस होती थी उसे एक सिस्टमेटिक स्टडी माना जाता था, जो साइंस है। उसी तरीके से अगर मॉडर्निज्म की बात करोगे तो जो साइंस है उसको एक डिस्टिंक्ट फील्ड एम्ड एट एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, किसी एक फिनोमिना को जो चीज़ दर्शा रही है उसे साइंस कहते हैं, अ करंट सिचुएशन जो है। और एंशियंट टाइम में तो सिस्टमेटिक कोई स्टडी है तो दैट इज द साइंस, क्योंकि लॉजिक का मतलब था कि लॉजिक जो है, देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन नेचर फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ साइंस इन टेक्निकल सेंस। बेसिकली अगर लॉजिक की बात करें, लोग पूछते हैं कि भाई ये साइंस है क्या, अगर लॉजिक है, नहीं ये साइंस नहीं है। लॉजिक सिस्टमेटिकली स्टडी को प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड रीजन विच गिव्स द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स इन ब्रॉडर सेंस। अच्छा इसमें देखो साइंस के अकॉर्डिंग एक सेल है नॉर्मली, या एक ह्यूमन बॉडी है, और लॉजिक में वो बॉडी क्यों है। लॉजिक इज फार मोर क्वेश्चंस इन द साइंस। तो अगर बहुत सारे अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं भी, साइंटिफिकली वो चीज़ प्रूव हो चुकी है, again you have so many questions, so that is the part of the logic, so it is simple as easy to understand। अब यहाँ पर अब ये क्या आर्ट है, अब जब आर्ट होती है वो क्या चीज़ है, आर्ट जो होता है वो एक क्रिएटिव थिंग्स को कहते हैं, वट एवर थिंग दैट यू डू क्रिएटिवली that comes under the arts। अब लॉजिक जो है could be seen as an art if it is about improving our reasoning skills। तो आर्ट के फॉर्म में एक थोड़ा बिट इसका है, लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से एक क्रिएटिविटी नहीं है, बट हाँ अपनी रीजनिंग की स्किल को इम्प्रूव करने को अगर आप देखेंगे तो वो पार्ट आर्ट्स में आता है। रीजनिंग जैसे हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमने अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर लिया है, और हमें उस जो हमारा आर्गुमेंट है, जो भी सेंटेंस है, जो भी आर्गुमेंट हम दे रहे हैं, उसमें हमने ज़्यादा और रिसर्च किया, उसको और रीजनिंग तरीके से देखा, दैट कम्स अंडर द आर्ट। अब एम क्या है लॉजिक का,
तो देखो भाई, प्राइमरीली एम जो होता है लॉजिक का इज टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट। जो भी कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है उसकी फॉर्म को समझना। लर्निंग लॉजिक improves रीजनिंग एबिलिटी बट डज नॉट गारंटी दैट अ पर्सन विल ऑलवेज रीजन लॉजिकली। तो बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि वो हमेशा लॉजिक को ही देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अ लॉजिशियन माइट नो ऑल अबाउट लॉजिक but still make illogical arguments, similar to how a moralist might not understand always act morally। मतलब देखो एक चीज है, इट इज नॉर्मल टू अंडरस्टैंड, अगर कोई मॉरलिस्ट है तो माइट नॉट ऑलवेज एक्ट मॉरली ना, कभी कभी तो कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में या उसके साथ ऐसा कुछ होता है विच इज इमोरल, या इट कैन नॉट बी प्रूव मॉरल। मॉरल और इमोरल में भी फर्क होता है, जो एक बीच का पॉइंट रहता है, वो पूरी तरह से इमोरल भी नहीं होता, पूरी तरह से मॉरल। तो मॉरलिस्ट के पास भी कई बार ऐसे एक्ट्स आते हैं। तो सिमिलर एज विद लॉजिशियन, लॉजिशियन के पास भी कई बार इलॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो ये जो नॉलेज है और जो एप्लीकेशन इसके बीच में आपको जो चीज़ प्ले करती है वो लॉजिक होती है। अब लॉजिक जो है वो एज अ साइंस कैसे है भाई, ये मोर एक्यूरेटली होता है to describe as a science because it involves the systematic study of argument forms and reasoning। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, लॉजिक को हम एक तरीके से साइंस के अंडर में कह सकते, साइंस को अंडर कह सकते हैं लॉजिक के, या फ्यू बिट, क्योंकि जो भी चीज़ होती है उसके अंदर अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आप फॉर्म्स देखोगे उसकी, या उसमें तर्क वितर्क करोगे, तो दैट कम्स अंडर द एक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक स्टडी के अंदर आ जाएगा वो। और एक देखा जाए तो जो भी सिस्टमेटिक स्टडी है तो दैट्स अ साइंस। General sense of science, and while logic is not a science in the technical sense of explaining natural phenomena, it is a science in the general sense of systematic knowledge। So as this point, देखिए आपको ना अपने आंसर राइटिंग में कई बार क्वेश्चन यही रहता है, प्रॉब्लम भी यही रहती है कि जो हम समझ रहे हैं, ठीक है, उसको एज इट इज आपको नोट लिखना होता है। यहाँ पर देखो एक सिंपल सा सेंटेंस है, लॉजिक इज नॉट अ साइंस। अगर देखा जाए तो लॉजिक इज नॉट अ साइंस इन टेक्निकल सेंस, but it is a science in general sense of systematic knowledge, so it is easy to describe। अगर ये क्वेश्चन आता है लॉजिक एज अ साइंस, प्रूव दिस सेंटेंस और एक्सप्लेन दिस sentence, so at first you have to explain the both things, logic and science, and then art, and then you have to interlink all these things, that how logic proves as a science and how logic proves as an art। तो बहुत इजी आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे विच विल बी इजी टू यू। तो देखो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? सो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि रिलेशनशिप हमें बताना लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी का। तो लॉजिक इन एपिस्टेमोलॉजी, तो लॉजिक जो है एक टूल है जो कि यूज किया जाता है एपिस्टेमोलॉजी में टू एवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। लॉजिक को देखो इस तरीके से देखो, अगर आपको कोई भी चीज का, किसी भी चीज का प्रूव करना है तो उसमें आप लॉजिक ही लगाओगे, एक नॉर्मल सेंस को देखा जाए तो। लॉजिक के भी कई सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे हमने बताया फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल में भी अभी आप आगे धीरे धीरे इसमें कवर्ड होंगे आपके चैप्टर, जिसमें आप उसके अंदर भी चीज़ें इवेल्युएट करोगे। तो ये बेसिकली कोई बिलीफ है
जो हमारा या जो भी बिलीफ है वो क्यों है। एपिस्टेमोलॉजी इज जस्ट अबाउट दैट टू क्वेश्चनिंग द थिंग्स जो पहले से है। तो आप देखोगे एपिस्टेमोलॉजी में आप उस चीज, जैसे किसी भी चीज़ को आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो वो जो आर्गुमेंट है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसको प्रूव करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पूरा लॉजिक है, या लॉजिक के अंदर पूरी एपिस्टेमोलॉजी। अब यहाँ पर देखो एपिस्टेमोलॉजी इन्फ्लुएंस कितना है, इनकी कितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं वो पूरी काउंट करती हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को, साउंड रीजनिंग को, और डिफरेंट अप्रोचेस को, जो कि देखो कई बार प्रिंसिपल्स भी होते हैं विच इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन इन द सेंस ऑफ लॉजिक, बट लॉजिक को प्रूव करने के लिए कई प्रिंसिपल्स का भी सहारा लिया जाता है। आप देख लो ना अरिस्टोटल की थ्योरीज को, मतलब ये जो साइंस ने प्रूव किया है और जो बाद में चीज़ें प्रूवन हुई हैं, वो काफ़ी टाइम पहले ही फिलोसोफर्स के द्वारा प्रूव हो चुकी हैं, बट फिर भी उसमें लॉजिक था। एक सिस्टमेटिक स्टडी को उस टाइम पे साइंस कहा जाता था, तो उस वजह से वो उस लेवल पे सिस्टम नहीं, बट हाँ उसमें उसको वैलिडिटी देने के लिए कई सारे आर्गुमेंट उस टाइम पे भी अवेलेबल थी। तो यहाँ पे बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स क्या है भाई? ये इट इज़ अ बियॉन्ड फिजिक्स, इट इज़ इजी टू टेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेटाफिजिक्स अपने आप में फिलॉसफी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमए के स्टूडेंट्स के लिए तो ये अलग से एक बुक में चैप्टर है, पूरी बुक ही इस पे बेस्ड है। तो मेटाफिजिक्स इज बियॉन्ड द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखो जो भी चीज़ हमारे पास फिजिकल रूप में अवेलेबल है, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड विच इज़ मेटाफिजिक्स। अब इसकी तीन टर्म, ये मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, इट इज़ नॉट इन दी बुक। बुक में तो थोड़ा सा टफ तरीके से बताया गया है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको और समझ में आए कि हम फिलॉसफी में पढ़ क्या रहे हैं। देखो यहाँ पर मेटाफिजिक्स में अगर हम बात करें, तीन इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, तीन इसकी डेफिनेशंस हैं, या तीन इसके पार्ट्स हैं। तो कॉस्मोलॉजी होता है, थियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। कॉस्मोलॉजी में हम देखते हैं ब्रह्मांड को, पूरा एक वर्ल्ड है, और उसके बीच में क्या भाई, जो हमारे पास साइंटिफिकली एविडेंस अवेलेबल है कॉस्मोलॉजी में, उसके बियॉन्ड क्या, तो वो हमारा इसमें आता है। देन थियोलॉजी में जो हमारी तार्किक शक्ति है वो आता है। साइकोलॉजी में आपने सुना होगा कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी देखो पहले ना इसी का पार्ट था, फिलॉसफी का ही पार्ट था। वो तो बाद में जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट बढ़ा तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया, बट पहले ये जो तो पार्ट था ना साइकोलॉजी, इसी का था, फिलॉसफी का। तो साइकोलॉजी में जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है भाई, उनकी जो बोलने की, समझने की जो पावर है, उसको बूस्ट अप, उसको और ज़्यादा बियॉन्ड करना, तो वो सारा इसमें आता है। अब यहाँ पर जो देखो मेटाफिजिक्स है, क्वेश्चन करता है बेसिक असम्पशन में ऑफ डिफरेंट साइंस। फॉर इंस्टेंस फिजिक्स अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स, टाइम, स्पेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। फिजिक्स में मैटर आता है, मैटर है ये भाई, मोशन है, ऐसे ऐसे होता है, फोर्स इतना लगता है, इतना टाइम, इतना स्पेस। बट यहाँ पर इसको भी जो क्वेश्चन कर रहा है वो मेटाफिजिक्स में आता है कि भाई ये जो टाइम है ये क्या है, इसको किस तरीके से और कैलकुलेट किया जा सकता है। मेटाफिजिक्स इन्वेस्टिगेट दीज प्री सपोजिशंस टू अंडरस्टैंड देयर अंडरलाइन नेचर एंड वैलिडिटी। तो उनकी पूरी नेचर को और उनकी वैलिडिटी को अंडरलाइन करता है। तो metaphysics also explore the distinction between what is real and what is unreal, providing criteria for what constitutes the reality. तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया, इजी है, हम इसमें ज़्यादा डीप इनटू नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं साइकोलॉजी पे। जो साइकोलॉजी है, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, थॉट्स, हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो उसकी जो स्टडीज़ हैं उसको डेवलप किया जाता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को कैसे डेवलप, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
अब इसमें हम क्या है, वेरियस ग्रुप्स सच एज एनिमल्स, इन्फेंट्स, एबनॉर्मल पर्सन्स एंड क्रिमिनल्स, इन सब की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब साइकोलॉजी का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है माइंड। माइंड किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से प्रोसेस होता है। देखा जाए, देखो फॉर एग्जांपल अ साइकोलॉजिस्ट माइट स्टडी हाउ स्ट्रेस अफेक्ट डिसीजन मेकिंग while a logician examine the structure of argument made during decision making। तो देखो साइकोलॉजिस्ट क्या देखेगा, है ना, देखो यही देखेगा स्ट्रेस ने किस तरह से डिसीजन पे अफेक्ट किया, यही कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रेस मत लीजिए। अब यहाँ पे जो लॉजिशियन है वो क्या देखेगा, वो देखेगा स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखेगा कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे, जिन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो जो डिसीजन बना। ये दोनों में एक फ़र्क आ जाता है। देन अब इसमें लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लैंग्वेज जो है लॉजिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट एज अ सर्जन सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोथ देयर स्किल एंड द क्वालिटी ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ द वैलिडिटी ऑफ रीजनिंग एंड द लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस इट। तो भाई मैंने जैसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज फॉर द लॉजिक। भाई आपने एक तरीके से वैलिडिटी देख ली, रीजनिंग का है, तो आपने सारा क्राइटेरिया देख लिया। अब यहाँ पे आपके प्रेजेंट मतलब आप किस लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। अगर वो नहीं आपको समझ आई और आपने उसकी उल्टी ही किसी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर लिया, तो वो आर्ग्यूमेंट ही मतलब ये मानो यूजफुल ही नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। तो नेचुरल लैंग्वेज कन्वेज इंफॉर्मेशन, evokes emotions, stimulate actions and makes references. Natural language is structured to perform these diverse functions कि कहाँ पे आपको किस इमोशन का यूज करना है, कितना आपको एक्शन करना है, कितने रेफरेंसेस देने हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में आई एम सो हैप्पी यू आर हेयर, तो इसमें क्या है, इमोशन है। दैट द कैट इज ऑन द मैट, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि आपके जो आर्गुमेंट्स हैं या जो भी आप लॉजिक बता रहे हो, उसमें आपको किस तरह से अपने इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दो आर्गुमेंट से आपको पता चलेगा भाई इमोशंस के लिए किस लैंग्वेज का देखो इस्तेमाल हो रहा है, एंड देन किस इमोशंस का, किस लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे इट्स सिंपली लैंग्वेज अफेक्ट्स लॉजिकल थिंकिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग हाउ क्लियरली एंड एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन इज कन्वेड। तो लैंग्वेज जो है, देखो लैंग्वेज जो है वो लॉजिकल थिंकिंग का एक मेन सोर्स है टू प्रेजेंट। तो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, आपके पास एक वैलिड लॉजिक है, रीजनिंग है अच्छी खासी, अगर आपकी लैंग्वेज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, उसमें आपके इमोशन ज़्यादा हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर आपका वो ज़्यादा है जो आपको जैसे रेफरेंसेस ज़्यादा हैं, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड उस लॉजिक को प्रूव करने में, तो फिर वो लॉजिक जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। So in logic, using clear, neutral and precise language is essential for forming valid arguments and ensuring that statements are understood correctly। तो जो भी स्टेटमेंट आप बता रहे हो, ठीक है, मान लो आपने कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, या फिर पृथ्वी मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज के डेट में। मैं आपको एक छोटी सी करंट न्यूज़ की अपडेट देती हूँ। तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगी। अब इसको बहुत सारे लोगों ने वैलिड आर्ग्यूमेंट में प्रूव किया हुआ है। तो हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है टू द मासेस, तो ये इन्फॉर्मेशन मासेस पे पहुंचाने के लिए हम किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वो इट इज़ कि आप बोलोगे कि मैम हम बताएंगे आने वाले टाइम में क्या
प्रॉब्लम है, हम बताएंगे कि ये चीज़ें हमारे को सही करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमें इंफॉर्मेटिव, पहले तो सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको अगर लॉजिक के पर्सपेक्टिव से समझना है तो आपको क्लियर, न्यूट्रल और प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज करना है। आपकी जो स्टेटमेंट है, जो भी आप इंफॉर्मेटिव दे रहे हो, तो इंफॉर्मेशन के रूप में आपका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप इलॉजिकली कुछ भी बोल रहे हो और लोगों के अंदर अगर डर पैदा हो भी रहा है, बाद में अगर किसी ने उसको प्रूव कर दिया विच इट इज़ रॉन्ग, तो फिर वो लॉजिक नहीं माना जाएगा। सो दिस फोकस ऑन क्लैरिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। समझ में आया? तो इसको फॉल्स भी करार दे दिया जाएगा भाई कि ये फॉल्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स है भाई। समझ में आया? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये जो चैप्टर है लॉजिक का, आई गेस इट इज फिनिश्ड। फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी वर्ड्स में आपने समझा है, और इन चैप्टर्स की ये नोट्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, और अगर इसके क्वेश्चन आंसर, तो देखो क्वेश्चन आंसर तो आई विल प्रोवाइड यू। There is no so many questions, there is just a few questions about logic. Logic is a science और लॉजिक इन अ लैंग्वेज। तो ये आपकी बुक में से पूरे चैप्टर कवर्ड है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।